हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो हमारा जो पहले वाला टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पहले मैंने आपको हमारा टॉपिक चल रहा था जो है आकलन, ठीक है, असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट होता क्या है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। उसके बाद में मैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट यानी कि जो आकलन है उसके प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रचनात्मक आकलन क्या होता है और योगात्मक आकलन क्या होता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि आकलन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है। आकलन की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है, यानी कि जब कौन कौन सी विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये आकलन है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तो पहली विशेषता होती है वो होती है विश्वसनीयता। क्या होती है? विश्वसनीयता, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि विश्वसनीयता होती क्या है। देखो, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और उस स्टूडेंट के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 विषय हैं, और 6 विषय में से 4 विषय में उसके जो मार्क्स हैं प्रॉपर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2 विषय में उसके जो मार्क्स हैं वो क्या हुए, कम आए। तो वो बच्चा क्या है, अड़ जाता है कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे मार्क्स सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स में अच्छे आ रहे हैं तो इसमें भी अच्छे आने चाहिए ना। तो वो क्या कहता है कि नहीं, या तो मार्किंग में कोई गड़बड़ हुई है या कुछ और गड़बड़ हुई है। बाकी यानी कि ये किस चीज़ को दर्शाता है कि उस बच्चे को क्या है, विश्वास नहीं है। उसके पापा भी आए, पापा ने बोला नहीं है, मेरा बेटा पॉसिबल ही नहीं है, मेरा बेटा तो सभी सब्जेक्ट्स में बेस्ट है, तो ऐसा कैसे हो गया कि 2 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स नहीं है, कम जो है मार्क्स कम आए, रिजल्ट डाउन गया, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, फिर से उसका टेस्ट लिया, सेकंड टाइम, तभी भी उसके वही मार्क्स आए, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बच्चा अड़े रहा, उसके जो पेरेंट्स हैं वो अड़े रहे, नहीं मेरे बेटे के तो इतने कम मार्क्स आ ही नहीं सकते, ठीक है। फिर उसका थर्ड बार टेस्ट लिया, यानी कि देखो विश्वसनीयता क्या होती है कि जब बार बार जब कोई परीक्षा टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, बार बार टेस्ट लेने पर यदि रिजल्ट वही रहता है तो इसका मतलब क्या है, विश्वसनीयता। इसका मतलब क्या होता है, विश्वसनीयता, यानी कि वहां पर ये साबित हो जाता है कि बच्चा जो है टीचर की, ऐसा नहीं है कि मार्किंग में किसी तरह की कोई कमी रखी हो, यानी कि आकलन में किसी तरह की कोई कमी रही हो, बल्कि क्या है कि उस बच्चे का जो है वास्तव में उस बच्चे का जो रिजल्ट है 2 सब्जेक्ट्स में वो वास्तव में डाउन गया था, ठीक है। अब जो पहली विशेषता के बाद दूसरी विशेषता आती है वैधता। वैधता होती क्या है, देखो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता क्या होती है ना। तो मैं आपको बताती हूँ वैधता क्या होती है। वैधता होती है जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, और मेरा जो ये उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है कि मुझे ये देखना है कि किन बच्चों का जो रिजल्ट है, मतलब कि जो मेरे सब्जेक्ट्स में कौन से बच्चे का क्या स्कोर है, ठीक है। यानी कि मैं देखना चाहती हूँ कि कितना, कौन सा बच्चा कितने पानी में है, यानी कि कितने जो भी मैंने बच्चे को सिखाया है उसमें से बच्चा कितना सीखा, ठीक है। ये जानने के लिए मैं क्या है, ये मेरा उद्देश्य है, हर बच्चे के बारे में जानना कि कितना जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसमें बच्चा जो है कितना इम्प्रूव बच्चे ने किया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं टेस्ट लूँगी। जब मैं टेस्ट लूँगी और टेस्ट लेने के बाद में मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे सब्जेक्ट्स में कौन से जो बच्चे हैं उन्होंने इम्प्रूव किया है, ठीक है, और कौन सा बच्चा है जिसका जो रिजल्ट है वो डाउन गया, ठीक है। तो इस चीज़ से मुझे ये पता चल गया ना, यानी कि जो मेरा उद्देश्य है ना, जो मेरा उद्देश्य है, और मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा उद्देश्य था जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ये पता करना कि जो मेरे सब्जेक्ट्स में बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बच्चों का जो स्कोर है वो क्या रहा, क्या है, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, है ना, और किन किन बच्चों के बारे में जानना, क्या है मेरा उद्देश्य है, ठीक है। और अगर मैं मेरे उद्देश्य में सफल हो जाती हूँ, अगर मैं मेरे उद्देश्य में सफल हो जाती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, ये वैध है, यानी कि वैधता को किसको दर्शाती है, वैधता को, ठीक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि जो आकलन है वो क्या है, यदि मैं मेरे उद्देश्य में सफल हो जाती हूँ, यानी कि मैं उन बच्चों का आकलन करने में सफल हो जाती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, यानी कि जो मेरा आकलन है वो क्या है, वैध है, ठीक है, क्लियर। अब आता है मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब क्या होता है, देखो मानकीकरण का मतलब होता है
कि सपोज दैट कि मैं टेस्ट लेती हूँ, ठीक है, और टेस्ट लेने पर मैं आपसे ये कहूँगी कि बेटा पहले से ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि बेटा जो है आपको यदि आप 100 में से आप 30 मार्क्स यदि आप लेकर के आओगे, ठीक है, यानी कि 30 नहीं करते हम, 100 में से 35 कर देते हैं। यदि आप 35 मार्क्स लेकर के आओगे तो आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, यानी कि आप टेस्ट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। बट यदि इससे कम यदि आपके मार्क्स आए तो आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये क्या है, ये है मानकीकरण, यानी कि जो है सबके लिए एक जैसा, इसमें ये नहीं होगा कि ये नहीं कह सकेंगे, ठीक है, कि जो है इसका जो ज़्यादा मार्क्स आ गए, इसके कम मार्क्स आ गए, है ना, ऐसा तक कि तब तो मेरे को जो है मेरा एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले से फिक्स कर दिया कि यदि आपके सभी बच्चों को ये है क्लियर कर दिया कि यदि आपके 100 में से 35 मार्क्स आते हैं तभी आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो, वरना आपका टेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये क्या है, मानकीकरण। तो समझ में आया, आकलन की थर्ड विशेषता क्या है, मानकीकरण, ठीक है। फिर फिफ्थ जो फोर्थ जो इसकी जो विशेषता है, यानी कि चौथी विशेषता है इसकी, क्या है, व्यवहारिकता। देखो बेटा व्यवहारिकता क्या होती है, व्यवहारिकता से पहले हमको ये देखना चाहिए कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार क्या होता है, जो हम किसी के सामने प्रकट करते हैं वो हमारा क्या हुआ, व्यवहार हुआ, ठीक है। तो व्यवहारिकता क्या होती है, देखो इसमें आकलन में व्यवहारिकता क्या मतलब जो विशेषता है वो बहुत, देखो कैसे कि सपोज है कि सभी बच्चों से कह दिया जाए कि बेटा आप लोगों को जो है कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, यानी कि किसी एक को जो है इम्पोर्टेंस ना देना, किसी एक को इम्पोर्टेंस ना देना। तो आकलन क्या है, आकलन सभी का किया जाता है ना, ठीक है। और यदि सभी स्टूडेंट्स को हम एक साथ लेंगे, यानी कि मैं सभी बच्चों से बोलूंगी कि बच्चों आपको ये वाला प्रोजेक्ट तैयार करना है, मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ बच्चों को करने के लिए, तो बच्चे क्या है मतलब कि जो भी मैं कहते हैं ना कि यदि कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो वो सभी के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ये तो मेरा बहुत बेस्ट स्टूडेंट है इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, नहीं ये जो है मेरे बिल्कुल इस स्टूडेंट को मैं पसंद नहीं करती, और अगर वो थोड़ी सी गलती करता है तो पनिशमेंट उसी उसको मिलता है ना, और जो मेरा बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको मैं पनिशमेंट नहीं दूंगी, बोलो बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, अच्छा किया, ऐसा करते रहो, ऐसा नहीं है, वो व्यवहारिकता में नहीं आएगा। तो क्या है व्यवहारिकता, यानी कि सभी के लिए समान। तो आकलन सभी के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। और जब आकलन सभी के लिए समान होगा तो वो किसको दर्शाएगा, किसको प्रेजेंट करेगा, व्यवहारिकता को, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आता है उपयोगिता, है ना, उपयोगिता, यानी कि यदि हमने जो उपयोगिता का मतलब ये होता है कि जैसे हम जो है आकलन करते हैं, ठीक है, तो वो कितना उपयोगी रहा, यानी कि जो मैं जब आपका कोई टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि यूनिट टेस्ट आपका ले लिया, ठीक है, और यूनिट टेस्ट लेने के बाद में जो है मैंने देखा कि आप लोगों ने जो आपका जो स्कोर है वो क्या रहा, आपका रिजल्ट है वो क्या रहा, ठीक है, ये क्या था मेरा उद्देश्य था, है ना, वो मेरा पूरा हो गया। अब आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या होगी कि आपके स्कोर को देख करके और मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ कि जो है आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे, यानी कि अगर कोई बच्चे के रिजल्ट जो है डाउन जा रहा है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो स्कोरिंग से पता चल जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या है जो फिफ्थ जो इसकी विशेषता है वो क्या है, उपयोगिता, यानी कि इसकी उपयोगिता क्या है कि मुझे बच्चे की प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं बच्चे की उस प्रॉब्लम को दूर कर सकती हूँ, उस बच्चे की समस्या का समाधान कर सकती हूँ, आगे जो बच्चे का जो रिजल्ट है वो बेस्ट जाए, है ना, तो इसके लिए मैं प्रयास कर सकती हूँ, और बच्चा भी क्या है इसके लिए प्रयास करेगा जब वो अपना इसको देखेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि आकलन की पांचों विशेषताएं, पहला है विश्वसनीयता, ठीक है, दूसरा है वैधता, तीसरा है मानकीकरण, है ना, यानी कि जो आकलन में विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी होता है, आकलन वैध होना चाहिए, आकलन क्या होता है, आकलन क्या होता है, मानकीकरण होता है, आकलन व्यवहारिक होता है, आकलन क्या होता है, उपयोगी होता है, ठीक है। इसके बाद में है जो ये हो गई, क्या हो गई, आकलन की विशेषताएं। दूसरा है, अब आते हैं हम फिर से क्या, रचनात्मक आकलन और
योगात्मक आकलन, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो हम इन दोनों में अंतर देखते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट। पहला जो अंतर है वो ये है कि जो रचनात्मक आकलन होता है वो शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराता है। रचनात्मक आकलन में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान होता है। देखो रचनात्मक आकलन क्या होता है, जैसे कि आप जब जिस वक्त शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है ना, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और मेरे पढ़ाते वक्त मैं क्लास में ये देख रही हूँ कि कौन बच्चा जो है वो फोकस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, किसका ध्यान कहीं और है, कौन बच्चा है जो समझ नहीं पा रहा है, कौन बच्चा है जो और एक्टिविटीज कर रहा है क्लास में, ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस चीज का पता लगाने के लिए मैं या तो क्वेश्चंस बीच बीच में से बच्चों से पुटअप करूंगी, है ना, या मैं कहूँगी अच्छा बच्चों बताओ जरा मैं क्या पढ़ा रही थी, जरा जल्दी से बताओ क्या पढ़ा रही थी, मैं जरा बताना। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मैं उस बच्चे का क्या कर रही हूँ, आकलन कर रही हूँ। और ये आकलन, रचनात्मक आकलन जो होता है, ध्यान रखना, रचनात्मक आकलन जो है वो क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की दशा का ज्ञान, यानी कि बच्चा जो है वो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो विद्यार्थी है वो क्या एक्टिविटीज कर रहा है, यानी कि बच्चा क्या व्यवहार कर रहा है, उस सब के बारे में जो है किससे पता चलता है हमको, रचनात्मक आकलन से, ठीक है। अब आता है क्या, योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन क्या होता है, देखो योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन क्या करता है, शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान होता है, ठीक है, योगा इसमें रचनात्मक आकलन में। जबकि योगात्मक आकलन में शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी अधिगम करवाया जाता है, जो भी लर्निंग जो बच्चा करता है, ठीक है, उसका ये यहाँ पर ये होता है कि उसका रिजल्ट निकलता है कि जो भी बच्चे ने कितना, यहाँ पर तो क्या होता है कि बच्चों को सिखाया जाता है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चों को क्या करवाया जा रहा है, हम लर्निंग बच्चों को सिखा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी सिखाया, यानी कि जो भी सिखाया वो कितना सफल रहा, यानी कि उसका क्या रिजल्ट रहा, यानी कि जब टेस्ट लिया जाता है तो टेस्ट लेने के बाद में पता चल जाता है कि जो भी शिक्षण करवाया गया है, जो भी पढ़ाया गया है, वो कहाँ तक सफल रहा, उसमें बच्चा सफल रहा या नहीं रहा। तो रचनात्मक आकलन में क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो भी बच्चों को सिखाया जाता है या बच्चों के शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों के व्यवहार का आकलन किया जाता है, देखा जाता है बीच में कि बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारा कुछ किसमें होता है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। तो पहला जो अंतर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि रचनात्मक आकलन है वो शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान कराता है, जबकि योगात्मक आकलन क्या है, शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, ये क्या बताता है, कौन बताता है, इसके जरिए पता चलता है, योगात्मक आकलन के जरिए, ठीक है। अब है दूसरा, हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आकलन क्या है, सतत प्रक्रिया। अब देखो कि जो रचनात्मक आकलन है ना, मैंने इसीलिए आपको इसके 2 टाइप्स बताए। रचनात्मक आकलन है वो क्या है, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया है मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि जो ये जो है जब तक आपका सेशन रहेगा, जब तक, जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये इसका जो ये आकलन है जो बच्चे का कभी भी कहीं भी किया जा सकता है कि और किसी भी, जैसे बच्चे का व्यवहार का आकलन कर लिया है ना, बच्चे की चरित्र का आकलन कर लिया है ना, बच्चे के अधिगम का आकलन कर लिया है ना, कि बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है, बच्चे के अंदर क्या कौन सी बच्चे कहते हैं ना कि बच्चे के सभी बच्चों के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है, तो उस प्रतिभा का आकलन कर लिया, वो चीज़ निकल करके सामने आ गई। तो ये सारी चीजें क्या होती है, यानी कि सतत प्रक्रिया, यानी कि इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये जो रचनात्मक आकलन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो रचनात्मक आकलन क्या है, सतत प्रक्रिया है। जैसे कि वाद विवाद कंपटीशन रख लिया, उसमें भी आकलन होता है ना। जैसे कि आपको जो प्रेरक प्रसंग जो प्रेयर में करवाया जाता है, तो आपसे बोला जाता है चलो आओ बच्चों प्रेरक प्रसंग बोलो,
तो इसमें किसका आकलन किया जाता है कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो है कि नहीं है, आप बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। और एक टीचर की सबसे बड़ी क्या विशेषता होती है, एक टीचर की टीचिंग जब भी परफेक्ट होती है, सही मायने में तभी परफेक्ट मानी जाएगी जब उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अप होगा। तो ध्यान रखना, यदि आपको सफल टीचर बनना है तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उसको अप रखना है, ठीक है, उसको कम नहीं होने देना है। इसीलिए जो है आपको असेंबली में प्रेरक प्रसंग के लिए आपको बोला जाता है और इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं। तो ये सब चीजें किसमें आती है, रचनात्मक आकलन में। अब आता है, हम आ जाते हैं योगात्मक आकलन की। योगात्मक आकलन जो होता है, रचनात्मक आकलन सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन योगात्मक आकलन जो है एक निश्चित समय के बाद, जैसे कि वीकली टेस्ट लिया जाता है, यूनिट टेस्ट लिया जाता है ना, मंथली टेस्ट लिया जाता है ना, इस तरह से जो टेस्ट यानी कि एक यूनिट पूरी होने पर या एक टॉपिक पूरा होने पर जो टेस्ट लिए जाते हैं, एक चैप्टर पूरा होने पर, है ना, इस तरह से जो टेस्ट लिए जाते हैं यानी कि एक निश्चित समय के बाद में जो बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, योगात्मक आकलन। तो योगात्मक आकलन क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद में किया जाता है। योगात्मक आकलन कब किया जाता है, एक निश्चित समय के बाद, चाहे वो वीकली टेस्ट हो तो यानी कि एक वीक में जो भी बच्चों ने जो किया उसका आकलन किया जाता है ना, जितना सीखा उसका आकलन किया जाता है, या मंथली जब टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो योगात्मक आकलन है वो एक निश्चित समय के बाद में किया जाने वाला आकलन, ठीक है। और रचनात्मक आकलन क्या है, रचनात्मक क्या है, सतत प्रक्रिया, यानी कि रचनात्मक आकलन निरंतर चलता रहता है, ठीक है, जबकि योगात्मक आकलन एक निश्चित समय के बाद में किया जाता है, ठीक है। अब आता है थर्ड क्या है कि अधिगम के लिए आकलन। और अधिगम, देखो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ अधिगम के लिए आकलन क्या होता है और अधिगम का आकलन क्या होता है। देखो अधिगम के लिए आकलन जब हम सीख रहे होते हैं ना, सीखने के लिए आकलन, है ना, यानी कि जब बच्चों को सिखा रहे होते हैं, यानी कि जब टीचिंग चल रही होती है, शिक्षण प्रक्रिया चल रही होती है, और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो बच्चों का आकलन किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, यानी कि पढ़ाने के लिए, है ना, बच्चों के सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है वो होता है अधिगम के लिए आकलन, यानी कि सीखने के लिए आकलन, है ना, ताकि यदि बच्चा जो है वो बच्चों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बच्चे की समस्याओं को दूर किया जा सके, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ही डॉक्टर है, ठीक है, आप जब तक डॉक्टर के पास में आप जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास आप गए और आपने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे दवाई दे दीजिए, है ना, वैसे भी अब तो कोविड चल रहा है, आप जाकर के डॉक्टर के पास में जाओगे, बोलोगे कि मेरे को खांसी है, जुकाम है ना, और मेरे को फीवर है, तो डॉक्टर डायरेक्ट बोलेगा क्या कि चलो फटाफट टेस्ट करवाते हैं। वो कभी भी जुकाम, खांसी, फीवर अगर यदि आप बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ देगा और मेडिसिन आपको दे देगा, आपका ट्रीटमेंट जो है करना शुरू कर देगा, नहीं। देखो जब आप डॉक्टर के पास में जाते हो, ठीक है, डॉक्टर के पास में जाने के बाद अब आप अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, डॉक्टर ने सुना। अब आपकी प्रॉब्लम जानने के बाद डॉक्टर क्या करेगा, आपका टेस्ट करेगा, ठीक है। तो जब डॉक्टर ने आपका टेस्ट किया, ठीक है, टेस्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आया, यानी कि आपकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। इसी तरह से जब टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है ना, बच्चों को जब सिखाता है तो बच्चे का क्या करता है कि बच्चों का आकलन करता है कि बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको सुनता है। और पता है आपको इसमें यदि बच्चों की समस्याओं के बारे में जानना क्या कहलाता है, निदान क्या कहलाता है। यदि कोई बच्चे की समस्या है तो उस समस्या के बारे में पता लगाना क्या कहलाता है, निदान, ठीक है। और उस समस्या को जब पता लगाने के बाद में, यानी कि मुझे रीजन पता लग गया कि इसकी ये प्रॉब्लम क्यों है, अब ये पता लगने के बाद में मैं क्या करूंगी, उसका क्या करूंगी, उपचार करूंगी, उसका ट्रीटमेंट करूंगी, यानी कि उसकी जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास करूंगी। तो अधिगम के लिए आकलन, यानी कि जो अधिगम बच्चा अच्छे से सीख सके, इसलिए बच्चे का क्या किया जाता है, अधिगम के दौरान अधिगम के लिए आकलन होता है। और ये किस में आएगा, रचनात्मक आकलन में। ध्यान रखना, इसी तरह से ऑप्शंस देकर के जो है क्वेश्चंस आते हैं कि अधिगम के लिए आकलन
आकलन, यानी कि ये कौन सा, अगर अधिगम के लिए आकलन होता है तो कौन सा आकलन होगा, रचनात्मक आकलन। लेकिन अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन यानी कि जो भी अधिगम तुमने किया है, यानी कि जो भी तुमने सीखा है उसका आकलन, कि कितना आपने कितना सीखा। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैम समझ में आ गया, हाँ मैम समझ में आ गया, ऐसे करते करते और जब आपका टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है तो पता चलता है कि आपका स्कोर डाउन है। ठीक है, वहां पर पता लगता है कि आपका जो रिजल्ट, आपने कितना सीखा और आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या है, अधिगम का आकलन। ये क्या है, अधिगम के लिए आकलन, यानी कि रचनात्मक आकलन कैसा होता है, अधिगम के लिए आकलन। ठीक है, और योगात्मक आकलन क्या होता है, अधिगम का आकलन। आई थिंक दोनों में जो डिफरेंस है वो आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो रचनात्मक आकलन जो होता है वो है विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण। देखो पृष्ठपोषण क्या होता है, पृष्ठपोषण होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, पृष्ठपोषण होता है कि जो भी तुमने जो भी काम किया, ठीक है, जो भी काम किया उसके बारे में जो ये देखना कि हाँ आपने जो है कितना अच्छा किया है या फिर कहीं कमी रह गई है, ये सारी चीजें किस में आती है, पृष्ठपोषण में आती है, फीडबैक में आती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर आप ही जो है फीडबैक दोगे कि मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, देते हो ना, मैम आप अच्छा पढ़ा रहे हो, नहीं मैम आपको ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं मैम आपके पढ़ाने में ये कमी है, आपकी टीचिंग में ये कमी है, ऐसे, तो आप क्या कर रहे हो, मुझे ये फीडबैक ही तो है और क्या है, आप पृष्ठपोषण दे रहे हो। यानी कि क्या है, पृष्ठपोषण प्रदान करना, यानी कि बच्चों को बच्चों की कमियों के बारे में बताना और उन कमियों को ताकि बच्चे क्या है दूर कर सके, बच्चों को बच्चों की समस्याओं से अवगत कराना ताकि भविष्य में बच्चे हैं वो उस तरह की जो उनकी जो कमियां होती है, उनकी जो समस्याएं होती हैं, उनको बच्चे क्या है दूर कर सके। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों को पृष्ठपोषण प्रदान करना। ठीक है, ये क्या है, कौन से आकलन में आएगा, रचनात्मक आकलन में। ठीक है, अब हम योगात्मक आकलन में यहाँ पर तो पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है बच्चे को, कि विद्यार्थियों को, कि ठीक है तुम इस तरह से अगर ये तुम्हारी कमी है, इस कमी को आप है जो दूर करो, ठीक है, और अपने जो सुधार करो, है ना, सुधार करो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्रेड या प्रमाण प्रदान किया जाता है, यानी कि आपकी कौन सी, जैसे कि त्रैमासिक टेस्ट होते हैं, इस तरह से टेस्ट होते हैं, तो ये ग्रेड दी जाती है ना, फर्स्ट ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, ग्रेड दी जाती है। और यहाँ पर क्या दिया जाता है, पृष्ठपोषण की, आपने ये आपको जो है आपने यहाँ पर आपकी कमी है, इसको आप दूर करो, अच्छे से लर्न करो, एग्जाम सर पे है, आपको जो है इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आपने जो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसको आप अच्छे से तैयार करो, ये सब क्या है, ये क्या है, पृष्ठपोषण। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट जो टेस्ट होने के बाद में, एग्जाम होने के बाद में डायरेक्ट क्या दिया जाता है, ग्रेड या प्रमाण पत्र दिया जाता है। यानी कि अब इसमें आपके पास में मौका नहीं होता है कि आपका भाई चलो दोबारा से टेस्ट ले लिया और दोबारा से आपको ग्रेड देती, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यानी कि इसमें आप वापस, हाँ ये हो सकता है कि आप जो अगले टेस्ट में आप बेस्ट अपना दे सकते हो, लेकिन इसमें जो आपको ग्रेड मिल गई, जो रिजल्ट आपका आ गया वो आ गया, यानी कि आप यहाँ पे इसका नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट है इसका वो है रचनात्मक आकलन में होता है विद्यार्थियों को यह बताना कि उसे सुधार कहाँ आवश्यकता है सुधार की। तो मैंने अभी बताया था कि रचनात्मक आकलन में ये बताया जाता है कि बच्चों की कहाँ कमी है और कहाँ उसको सुधार की आवश्यकता है, आपको वहाँ पर क्या करना है, सुधार करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि विद्यार्थी ने जो है सुधार, कितना विद्यार्थी ने सुधार किया, यानी कि विद्यार्थी ने कितना सुधार किया। पढ़ाते वक्त बच्चों को बताया जाता है कि बेटा आप इसको इस तरह से लर्न करो, आप अच्छे से लर्न करो, है ना, और आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जो है आप अच्छे से आंसर आपको आता है फिर भी आप आंसर नहीं दे पाते हो, है ना, तो ऐसा नहीं है, आप आंसर प्रॉपर तरीके से आंसर दिया करो। ठीक है, और आप मतलब ये सारी चीजें हैं, ये क्या है, यानी कि विद्यार्थियों को बताया जाता है कि आपकी कहाँ कमी है और उसको सुधार कर
करने की कहाँ आवश्यकता है। बच्चों को क्या किया जाता है, बताया जाता है, यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रश्न यानी फीडबैक देना। ठीक है, घूम फिर करके बात यही आती है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम योगात्मक आकलन की बात करें तो योगात्मक आकलन क्या होता है कि कितना सुधार विद्यार्थी ने किया, यानी कि कितना जो भी बच्चे के अंदर जो कमी थी वो आपने उनको दूर करने का प्रयास किया, उनको बताया कि आप इसमें सुधार करो। ठीक है, लेकिन एग्जाम के बाद में, टेस्ट के बाद में पता चलता है कि बच्चे ने कितना सुधार किया, बच्चे की जो है उसमें कहाँ तक बच्चा जो है सफल रहा, सुधार करने में कहाँ तक सफल रहा, अपनी कमी को दूर करने में कहाँ तक सफल रहा, वो चीज कहाँ पे किससे पता चलती है, योगात्मक आकलन से। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा कि आकलन की विशेषताएं क्या क्या है। आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है, विश्वसनीयता, आकलन जो है विश्वसनीय, और देखो जब तक ये पांचों विशेषताएं नहीं होंगी ना, यदि हम आकलन के लिए, देखो मैं आगे आपको बताऊंगी टूल्स के बारे में। ठीक है, आकलन के लिए यदि हम कोई भी टूल यूज करते हैं, जब तक उसमें ये पांचों चीजें नहीं होंगी ना, यानी कि विश्वसनीयता, वैधता, है ना, मानकीकरण, व्यवहारिकता और उपयोगिता, ये पांचों चीजें यदि नहीं होंगी ना, तो जो हम नहीं कह सकते कि वो चीज जो है वो सक्सेस हो, यानी कि सही तरह से आकलन किया गया हो, यानी कि हमने जो टूल यूज में लिया है, जो उपकरण, वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि टूल्स होते क्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो देखो आप बच्चों जो इस तरह से आपको क्वारीज के अंदर सिर्फ आपको अपने डाउट्स क्लियर करने हैं ना, पूछने हैं। अगर आप शेयर करो तो अपने डाउट शेयर करो कि भाई ये प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आया या ये समझ में नहीं आया, है ना, वो चीज़ आप ऐसे नहीं कि आपने कि मैम जो है हमारी इसमें अटेंडेंस कैसे होगी, है ना, मैम इसमें तो हमने पूरा वीडियो देखा, इसमें तो 5 मिनट आ रहे हैं, इसमें तो 6 मिनट आ रहे हैं। ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ इसमें नहीं, क्योंकि ये मेरा फॉल्ट नहीं है। इसके लिए आप डायरेक्ट जो है मैं सर से बात कर सकते हैं, आपके पास में कॉलेज के नंबर है। ये चीज़ ये इस ऐप के अंदर अगर ये ऑप्शन दिया गया है तो इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, वहाँ पर मैं आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठूंगी कि आपका जो 5 सेकंड आपका 5 सेकंड आ रहा है टाइमिंग, या फिर आपका जो है 10 मिनट आ रहा है, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको ये प्रॉब्लम हुई, आपको ये, बेटा ये नहीं होता है। और बात रही नोट्स की, तो ये सब क्या है, नोट्स की PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, बट आप जो ये सब क्या है ये सब, अगर आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दे करके आप देखोगे, अच्छे से जो है समझोगे, जब तक समझोगे नहीं, एक बात बोलूं, फिर हमारी आवश्यकता है क्या, आराम से आपके पास में नोट्स भेज देते हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ लोगे, आ जाएगा समझ में, बिना समझाए समझ में आ जाएगा क्या। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। बाकी ये चीज़ आपकी सबकी समझ में आ गई, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो मुझे आप लोग बता देना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा यदि हो जाता है तो वो चीज़ हजम नहीं होती है। ओके, ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।